Hello friends, today we discuss the most important topic for any competition exam which is ideal and non-ideal solution. आदर्श तथा अनादर्श विलयन सभी कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विलयन एक आदर्श विलयन होगा या कौन सा विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, पॉजिटिव डिविएशन, या कौन सा नेगेटिव डिविएशन शो करता है। तो देखते हैं क्या होते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। सबसे पहला है आदर्श विलयन। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है कि वे विलयन ना, अलग अलग इसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है आदर्श विलयन का, कि ऐसे विलयन जो सभी संभव सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऐसे विलयन जो सभी संभव सांद्रताओं पर, ऑल पॉसिबल कंसंट्रेशंस पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें सभी संभव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई विलयन बना ही नहीं है जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे। मतलब ऑल पॉसिबल कंसंट्रेशन पर पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी के एग्जैक्टली बराबर हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता ही नहीं है किसी विलयन के लिए। एक निश्चित सांद्रता पर ही ऐसा पॉसिबल है, हर सांद्रता पर पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि आदर्श विलयन के लिए सबसे पहली कसौटी जो है, फर्स्ट क्राइटेरिया, वो ये है कि वो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, आदर्श विलयन वो होते हैं जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सचर बराबर 0 होता है। डेल्टा एच मिक्सचर बराबर 0 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम विलय और विलायक को मिलाते हैं, ठीक है, विलय और विलायक को जब हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या नहीं होना चाहिए? ऊष्मा में परिवर्तन, ऊर्जा कह दो या ऊष्मा कह दो, ठीक है। तो ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन हीट, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन हीट व्हेन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर। जब आपस में मिलाए जाते हैं तो ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सचर 0, ना तो हीट बाहर निकलनी चाहिए एक्सोथर्मिक, ना हीट लेना चाहिए विलयन एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन होता है। तीसरी कसौटी क्या है? थर्ड क्राइटेरिया फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा वी मिक्सचर मस्ट बी 0। डेल्टा वी मिक्सचर 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन किसमें? आयतन में। और वो क्या होना चाहिए? 0। यानी कि जब हम विलय और विलायक को मिलाएंगे, विलय तथा विलायक को मिलाने पर क्या नहीं होना चाहिए? मिलाने पर आयतन में परिवर्तन 0 होना चाहिए, ठीक है। आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब हम विलय और विलायक को मिलाएंगे, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐड टुगेदर, ठीक है। तब ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। और चौथी कंडीशन क्या है? आदर्श विलयन, कोई भी विलयन आदर्श होगा तो उसके लिए एक और कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4, जो आपको समझनी है, जो इंपॉर्टेंट है। वास्तव में ये कंडीशन ही आदर्श और अनादर्श को तय करती है। और ये कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ऐसा विलयन जिसमें समान अवयव का मतलब हो गया विलय के अणु या विलायक के अणु, ठीक है। समान अवयवों में आकर्षण, जो अट्रैक्शन लग रहा है अणुओं के बीच में, समान अवयवों में आकर्षण, समान या बराबर लिख देता हूं मैं, देखो समान सेम हो जाएगा। समान अवयवों में आकर्षण, असमान अवयवों के आकर्षण के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन ही डिसाइड करेगी कि विलयन आदर्श होगा या नहीं। क्या मतलब है, समझना इसको। समान अवयवों में आकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन द सेम
सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और वी कैन से द सेम कंपोनेंट्स, ठीक है। समान अवयवों में आकर्षण असमान अवयवों में होने वाले आकर्षण के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है विलय विलय के बीच का आकर्षण या विलायक विलायक जो कि समान है के बीच का आकर्षण बराबर होना चाहिए विलय और विलायक के बीच के नए आकर्षण जब हम उन्हें मिक्स करेंगे। मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पलीफाई करके। देखिए, जैसे ए मान लीजिए A2 कोई अणु है और ये A2 अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है A2 के बीच में, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन A2। ऐसे ही B2 भी कोई अणु हो सकता है और B2 अणुओं के बीच में भी कोई आकर्षण बल लग सकता है। मान लो ये विलायक है और विलायक है B2 और ये B2 के बीच में आकर्षण। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक नया आकर्षण बल क्रिएट होगा और वो नया आकर्षण बल बनेगा किसके बीच में, A के बीच में और B के बीच में, मतलब असमान अवयव के बीच में, है ना। असमान अवयवों के बीच में एक नया आकर्षण बनेगा। ये नया आकर्षण बंद जो है, नया आकर्षण बल जो है बन रहा है। ये आकर्षण बल नया वाला ये पुराने आकर्षण बलों के एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर होता है तो ही आपका विलयन आदर्श विलयन होगा, नहीं तो विलयन आदर्श विलयन नहीं होगा। तो एक आदर्श विलयन को तय करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखिए, कुछ फिक्स्ड एग्जाम्पल हैं जो अपने को लर्न करने हैं, याद रखने हैं कि कौन कौन से विलयन आदर्श विलयन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में और डायरेक्ट आंसर देना है उसका, है ना, सीधा आंसर। कौन कौन से विलयन आदर्श होते हैं? सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कुछ उदाहरण हैं जो हमेशा आदर्श विलयन ही बनाते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है बेंजीन और टोलुइन, करेक्ट, बेंजीन प्लस टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण एक आदर्श विलयन बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन 7 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड कार्बन चेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल जो आदर्श विलयन बनाता है वो है इथाइल क्लोराइड C2H5Cl एंड इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। ये एक आदर्श विलयन का तीसरा एग्जाम्पल जो एक आदर्श सॉल्यूशन बनाता है। ऐसे ही आदर्श विलयन बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। फोर्थ एग्जाम्पल SiCl4 एंड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड और Si जो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। उसके अलावा पांचवा एग्जाम्पल जो समजात श्रेणी होती है उसकी क्रमागत सदस्य, जैसे कि अल्कोहल की श्रेणी में सबसे पहले आता है मेथिल अल्कोहल तो दूसरा आता है एथिल अल्कोहल। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, ये समजात श्रेणी है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। फर्स्ट 2 एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजीन, टोलुइन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन भी एक आदर्श सॉल्यूशन बनाते हैं। बेंजीन पे ब्रोमाइड Br एंड बेंजीन पे आयोडाइड आयोडोबेंजीन। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 एग्जांपल्स तो मस्ट है, कंपलसरी है, आपको ध्यान ही रखना है क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन में यही आते हैं, बेंजीन, टोलुइन या फिर एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। क्लियर। अब एक आदर्श जो विलयन होता है उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो एक आदर्श विलयन का ग्राफ जो होता है वो राउल्ट ग्राफ, जो हमने पहले भी राउल्ट के नियम में पढ़ा था, आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। एक आदर्श विलयन का ग्राफ किस प्रकार से बनता है? तो ग्राफ हम किसके बीच में प्लॉट करते हैं? ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वाष्प दाब के बीच में और मोल भिन्न या मोल अंश के बीच में, ठीक है। मोल भिन्न XB या XA के बीच में और वेपर प्रेशर जो है P के बीच में। और ये ग्राफ हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन क्यों आना चाहिए? क्योंकि कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर है। तो एग्जैक्टली एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा XA के लिए भी और एग्जैक्टली एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा XB के लिए भी। और कुल वाष्प दाब जो टोटल प्रेशर होगा कंटेनर में वो बराबर होगा P टोटल विच इज इक्वल टू PA प्लस PB। ध्यान रखना, ये आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है जो एकदम स्ट्रेट लाइंस आती हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आंशिक वाष्प दाब विलय के मोल भिन्न के, राउल्ट का नियम। क्लियर, समझ में आया आपको? तो आदर्श विलयन क्या होता है? ये आदर्श विलयन की शर्तें हैं। अब देखें अनादर्श विलयन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? देखते हैं अनादर्श विलयन। आप इसी से ही आइडिया लगा सकते हैं कि अनादर्श का मतलब हो गया ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, है ना। हम यूं कह सकते हैं कि वह विलयन
वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे दी राउल्ट्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। सभी सांद्रताओं पर जो राउल्ट के नियम का पालन न करे वो अनादर्श विलयन होता है। और अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डिविएशन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और एक जो राउल्ट के नियम से नेगेटिव डिविएशन यानी कि ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन क्या है और कैसे समझ में आएगा आप देखिए, इसके आगे मैं आपको बताता हूं, एकदम क्लियर होगा टॉपिक लास्ट तक। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा जो है मिक्सचर, यानी कौन सा मिक्सचर या कौन सा कंपोनेंट अवयव दे देंगे दो आपको और बोलेंगे कि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। या दूसरा क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं क्वेश्चन का टाइप क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा धनात्मक विचलन में, पी टोटल इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, है ना। धनात्मक का मतलब आप सबको ग्रेटर कर दीजिए, समझने का सबसे इजी तरीका, सब ग्रेटर देन हो जाएंगे। पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पीबी, यानी कि कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के वाष्प दाब के योग से ज्यादा होगा। ग्रेटर, धनात्मक का मतलब सबको ग्रेटर देन कर दीजिए और इजी समझने का तरीका यही है। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0 क्या मतलब, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया डेल्टा एच क्या होगा, धनात्मक, यानी विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होगा। धनात्मक किसके लिए होता है, धनात्मक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक के लिए। तो जब हम विलय और विलायक को मिलाएंगे तो हीट अब्सॉर्ब होगी, ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऐसा विलयन अनादर्श राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है, तीसरा, ऐसा विलयन जिसका डेल्टा वी मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0 हो। इस पे सवाल पूछा हुआ एग्जाम में बहुत बार, है ना, कि इनमें से किस विलयन में विलय और विलायक को मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आयतन में वृद्धि होने का मतलब हो गया धनात्मक विचलन। तो डेल्टा वी मिक्सचर 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि विलय और विलायक, विलय तथा विलायक यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलायक को मिलाने पर क्या चीज होगी, मिलाने पर आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी। मैं क्लियर कर देता हूं कैसे आयतन में वृद्धि होगी। देखो, मान लीजिए आपके पास 5 ml कोई सॉल्यूट है और उसमें 95 ml आप कोई सॉल्वेंट यानी विलायक मिला रहे हो। तो यूं अगर अपन दोनों को इंडिविजुअली जोड़े तो हमको कितना दिख रहा है, ये 100 ml। ये 100 ml तभी पॉसिबल है जब आपका विलयन आदर्श होगा। अगर आपका विलयन आदर्श विलयन नहीं है तो 5 ml और 95 ml को जब हम मिक्स करेंगे, है ना, जब हम मिलाएंगे तो वो ग्रेटर देन 100 होगा, 100 से ज्यादा होगा 100 ml से। ठीक है, 5 ml और 95 ml को मिलाएंगे तो 100 ml से ज्यादा आयतन बन जाएगा, ये आयतन में वृद्धि हो जाएगी थोड़ी सी। ये वृद्धि क्यों होगी, ये होगी इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन, आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण। अभी बताते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे उत्पन्न होगा। देखो, लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 भी आप ग्रेटर देन कर दीजिए। ग्रेटर देन का मतलब समान अवयव, जैसे कि ए सॉल्यूट है, मान लीजिए ये समान अवयव, या बी और बी भी एक सॉल्यूट है, बी और बी ये समान अवयव है। ठीक है, समान अवयवों में जो आकर्षण बल लगेगा वो ज्यादा होगा किससे, असमान अवयव यानी कि ए और बी के बीच में लगने वाले नए आकर्षण बल के। तो समान अवयवों में आकर्षण बल असमान अवयवों के आकर्षण बल से ज्यादा होगा। विलय विलय के बीच में अट्रैक्शन, विलायक विलायक के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा विलय और विलायक के बीच में लगने वाले नए आकर्षण के। तो इससे क्या चीज होगी, इससे ये होगा कि ये ए और बी, ए बी अट्रैक्शन वीक है, ये वीक है और ये स्ट्रांग है। तो ये इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में कम रहेंगे और इस तरह से सेपरेट फॉर्म में ज्यादा रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्शन स्ट्रांग है। तो ये अगर अलग अलग रहेंगे तो इनकी वाष्प भी क्या होगी, फिर
ज्यादा बनेगी, इवेपोरेट ज्यादा होंगे भाई, दोनों सेपरेट सेपरेट रहेंगे तो वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा भाई, अट्रैक्शन कम है, ये इसको खींच नहीं रहा है ना, तो दोनों आराम से वाष्पित होंगे, और अगर दोनों इजीली वेपराइज होंगे तो पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी से बढ़ जाएगा, कुल वाष्प दाब बढ़ जाएगा ना, तो टोटल वेपर प्रेशर इसमें बढ़ जाता है। और दोनों इंडिविजुअल ही आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन वीक है, देखो ये अगर ये अट्रैक्शन वीक है तो विलय और विलायक के बीच में अगर अट्रैक्शन वीक है तो आयतन में भी क्या हो जाएगी, फिर वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, और अट्रैक्शन नहीं होगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आयतन में वृद्धि होगी। तो लास्ट वाला पॉइंट जो है वो पूरे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एक बेस है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। अब दूसरा है राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन, मैं इसमें एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, पहले यहाँ अपन नेगेटिव डिविएशन भी एक बार देखते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं या राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन की कंडीशंस क्या हैं। ऋणात्मक विचलन कब होगा, तो सब आप लेस देन कर दीजिए, लेस देन मतलब पी टोटल, कुल वाष्प दाब कम हो जाएगा पी ए और पी बी के वाष्प दाब के योग से, ठीक है, यानी कुल वाष्प दाब में कमी आ जाएगी जब हम विलय और विलायक को मिलाएंगे, टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा डेल्टा एच मिक्सचर, यानी कि डेल्टा एच मिश्रण लेस देन जीरो, इस बार सब लेस देन कर दीजिए, नेगेटिव है ना, नेगेटिव मतलब कम, कम मतलब लेस देन, तो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का क्या मतलब हुआ, लेस देन जीरो का मतलब हुआ डेल्टा एच इज नेगेटिव, और नेगेटिव डेल्टा एच किसको शो करता है, नेगेटिव डेल्टा एच शो करता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब है ऊष्मा शिप्पी अभिक्रिया को, तो विलय और विलायक को मिलाने पर अगर हीट रिलीज होती है तो वो राउल्ट नियम से नेगेटिव डिविएशन ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होगा, हीट रिलीज करेगा, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया फॉर द नेगेटिव डिविएशन ऋणात्मक विचलन के लिए क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सचर इज ऑल्सो लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन जीरो का मतलब विलय और विलायक को जब हम मिलाएंगे, है ना, तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी, विलय तथा विलायक को सोल्यूट और सॉल्वेंट को विलायक को मिलाने पर आयतन में जो परिणामी आयतन बनेगा, रिजल्टेंट वॉल्यूम, उस आयतन में कमी आएगी, आयतन में कमी होती है, डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम, दोनों का जो रिजल्टेंट वॉल्यूम आना चाहिए वो नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम, कमी हो जाने का मतलब इतना भी नहीं है कि 5 ml 95 ml को मिक्स किया तो 105 ml हो गया, इतना भी नहीं होगा, थोड़ा सा आयतन बढ़ जाता है ड्यू टू लेस अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कम आकर्षण होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है, वैसे ही यहाँ पर ज्यादा आकर्षण होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो जहाँ यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, सॉरी, ज्यादा आकर्षण होने से, कैसे, फोर्थ पॉइंट क्या है, समान अवयवों में लगने वाला अट्रैक्शन, दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन द सेम कंपोनेंट, ए और बी के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में, ये अट्रैक्शन लग रहा है, ये अट्रैक्शन इस बार कम होगा, जब मिक्स करेंगे तो एक नया अट्रैक्शन बनेगा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब विलय और विलायक के बीच में बनेगा, एक नया अट्रैक्शन, ये जो नया अट्रैक्शन है, ये आकर्षण जो है ये पुराने आकर्षण से ज्यादा होगा, अगर ये पुराने आकर्षण से ज्यादा होगा तो ए और बी सेपरेट नहीं रह पाएंगे, और अगर ये सेपरेट नहीं रह पाएंगे मतलब इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट बंदिश हो गई इसके ऊपर, ये बी इसको ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है ए को, तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से इनकी वेपर कम बनेगी, है ना, वाष्पित कम होंगे, और अगर वाष्पित कम होंगे तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी होता है इसमें, बात समझ में आ गई। तो ये राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन और ये राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन। अब देखते हैं एग्जाम्पल, आपको कैसे याद भी रखना है, उन एग्जाम्पल को डायरेक्टली याद रखना है कि कौन कौन से पॉजिटिव डिविएशन में होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव डिविएशन में होते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहले है पॉजिटिव डिविएशन, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले उदाहरण। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे एग्जाम्पल्स को। सबसे पहला एग्जाम्पल, वाटर प्लस एल्कोहल या एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, एल्कोहल प्लस वाटर। कोई भी अल्कोहल हो, कोई भी अल्कोहल, मिथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, प्रोपेनॉल प्लस वाटर, एनी काइंड ऑफ एल्कोहल विथ वाटर इज पॉजिटिव डिविएशन, वो धनात्मक विचलन दर्शाता है, ठीक है। एल्कोहल के साथ जल, इस तरह से एल्कोहल के साथ जो है साइक्लोहेक्सेन या हाइड्रोकार्बन कह देता हूं मैं इसको, एल्कोहल C2H5OH, एल्कोहल जब भी वर्ड आता है तो एथाइल अल्कोहल लिखा जाता है, इसके साथ में साइक्लोहेक्सेन। ये दो एग्जाम्पल तो कंपलसरी सबको याद रखना ही है, इथेनॉल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन,
अल्कोहल प्लस एसीटोन। मैं आपको इस तरह से लिख के दे रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि अल्कोहल प्लस एसीटोन। तो 3 एग्जाम्पल आपको एक साथ याद हो गए कि अल्कोहल के साथ वाटर, साइक्लोहेक्सेन यानी कि हाइड्रोकार्बन, और एसीटोन जो है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। ठीक है, अल्कोहल के साथ एसीटोन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4th एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4। ये भी राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। एसीटोन के साथ ईथर, 5वां एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस ईथर। अब आपको ये याद रह जाएंगे इजीली, तरीका बहुत इजी है, आराम से याद रखने लायक है। एसीटोन प्लस ईथर, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको 5 उदाहरण आपको याद रखने हैं जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, फिर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर, एसीटोन के साथ में ईथर। तो ज्यादातर इसमें अल्कोहल आता है, ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन में। अब देखो नेगेटिव डिविएशन में कौन आएंगे। नेगेटिव डिविएशन में ज्यादातर जगहों पे क्या आएगा, एसीटोन आएगा ज्यादातर जगहों पे। और सबसे पहला एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है एसिड प्लस वाटर। एसिड प्लस वाटर, अल्कोहल की जगह क्या कर दिया मैंने, एसिड। एसिड प्लस वाटर, कोई भी एसिड हो, इनऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर, जैसे HCl प्लस पानी या HNO3 प्लस वाटर, है ना, HNO3 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, ये जो भी एसिड होते हैं, H2SO4 प्लस वाटर, ये सारे एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। उसके अलावा एसीटोन, एसीटोन के साथ में एनिलिन, ठीक है, और एसीटोन के साथ में क्लोरोफॉर्म, ये 2 एग्जांपल आप, एसीटोन इसमें ज्यादातर याद रखना, एसीटोन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 एंड एसीटोन प्लस एनिलिन, है ना। तो इसमें ज्यादातर जगहों पे एसीटोन वर्ड आएगा, जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एनिलिन, है ना, और एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 भी एक नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला होता है सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल आप इसमें ध्यान रखना जो राउल्ट नियम से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एसीटोन क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डायरेक्टली पूछा हुआ है 2nd ग्रेड लेवल पे, इनमें से कौन सा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इज दैट क्लियर। अब दोनों के ग्राफ देखो, पॉजिटिव नेगेटिव में मैं आपको पहले बताता हूं कि होता क्या है। इस एग्जांपल को देखते हैं अपन, अल्कोहल प्लस वाटर। क्या बताया था लास्ट पॉइंट, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, समान घटक हैं, उनमें आकर्षण बल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो है अनइक्वल कंपोनेंट्स या नॉन इक्वल कंपोनेंट्स के बीच में, असमान अवयवों के मध्य। तो जैसे ये अल्कोहल और वाटर है, तो अपन जानते हैं भाई अल्कोहल के अंदर क्या होता है, अल्कोहल के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये अल्कोहल के अणु आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, इस तरह से C2H5OH है। तो ये हो गया समान अवयवों में आकर्षण बल। ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी आकर्षण बल होगा, है ना। वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, HOH, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये HOH, ये है समान अवयवों में आकर्षण। अब होता क्या है, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, वाटर एंड अल्कोहल, तो एक नया आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। और वो नया आकर्षण क्या होगा, अल्कोहल और अल्कोहल का वाटर के साथ में, है ना, H2O के साथ में एक नया अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो गया, नया आकर्षण बल बन गया जो असमान अवयवों के बीच में है। धनात्मक विचलन में क्या होता है कि ये जो समान अवयवों का आकर्षण है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अनइक्वल कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के। सिमिलरली यहाँ पर भी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में भी इसी प्रकार का द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव आकर्षण होता है क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन में। लेकिन इस बार क्या होगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में जो अट्रैक्शन बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एसीटोन्स में या इंडिविजुअल क्लोरोफॉर्म में। अब देखो इनके ग्राफ कैसे प्राप्त होते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है। राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन, तो क्या होता है, टोटल प्रेशर, कुल दाब बढ़ जाता है। मतलब इस बार आपको ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ग्राफ बढ़ जाता है, मतलब आपको ग्राफ इन्फ्लेटेड बनाना है कुछ इस तरीके से, कुल वाष्प दाब बढ़ जाता है ना। ए का भी बढ़ जाएगा, बी का भी कुल वाष्प दाब बढ़ जाएगा, और कुल वाष्प दाब टोटल प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, दैट इज पी टोटल। पी टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PP। ना काफी स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट भी आता है, मैं वो यहाँ क्लियर कर देता हूँ। सर आप एक लाइन यहाँ पे ऊपर बनाते हो, कभी एक लाइन नीचे बनाते हो, कभी दोनों लाइन बराबर हो जाती है, कभी ये लाइन ऊपर ये लाइन नीचे रह जाती है, ये इसका कोई लॉजिक है या ये यूं ही बनाया हुआ है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात बता रहा है आपको। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि जैसे ये लाइन ऊपर तक जा रही है, मतलब यहाँ पे जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आएगा, मान लो वो PV0 है,
और यहाँ प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आ रहा है, मान लीजिए वो PA0 है, तो ये ऊपर वाली लाइन ये शो कर रही है कि कंपोनेंट B इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट A, मोर वोलेटाइल, कंपोनेंट B इज मोर वोलेटाइल देन A, यानी कि B A से ज्यादा वाष्पशील है, इसलिए B की वाष्प ज्यादा बन रही है तो B का ग्राफ ऊपर आ रहा है, और A कम वाष्पशील है इसलिए A का ग्राफ नीचे जा रहा है। ये भी हो सकता है विलयन में कि A ऊपर हो B नीचे हो, ये भी हो सकता है कि दोनों का वाष्प दाब बराबर हो तो दोनों बराबर जगहों पर भी बना सकते हो आप, है ना, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो लाइन ऊपर बनाई है इसका मतलब उसका वाष्प दाब ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो वाष्पित ज्यादा हो रहा है, उसका क्वथनांक कम। आप यूं कह सकते हो B इज मोर वोलेटाइल, दैट मीन्स B का क्वथनांक कम है, तभी तो उसकी वाष्प ज्यादा बन रही है, तो B का क्वथनांक कम है A से। अब नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन में भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, वाष्प दाब और मोल भिन्न के बीच में, लेकिन इस बार कुल वाष्प दाब कम हो जाता है। कम होने का मतलब जो ग्राफ आएगा वो नीचे की तरफ से जाएगा, डिक्रीजिंग होते हुए जाएगा इस तरह से, है ना, A फर्स्ट के लिए इस तरह से, ये A के लिए, और कुल वाष्प दाब भी कम हो जाएगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, है ना, इस बार कुल वाष्प दाब कम हो जाता है। तो ये राउल्ट के नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम पे विलयनों को कितने भागों में बांटा गया है और उनके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम में आपको एग्जाम्पल पे ही सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस राउल्ट के नियम से हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। राउल्ट के नियम पे ही बेस्ड है स्थिर क्वाथी मिश्रण, देखते हैं क्या होता है। तो देखें स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक, जिसमें उपस्थित घटकों का संगठन, जिसमें उपस्थित घटकों का संगठन द्रव तथा वाष्प, द्रव तथा वाष्प अवस्था में, द्रव तथा वाष्प अवस्था में समान होता है, द्रव तथा वाष्प अवस्था में समान होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसका क्वथनांक निश्चित होता है, समान होता है, या जिसका क्वथनांक निश्चित होता है, क्वथनांक निश्चित होता है, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन और मैं क्लियर करता हूं ये है क्या। स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब है एक ऐसा मिश्रण मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं कंपोनेंट, उनका जो कंपोजिशन है, संगठन, वो द्रव में भी उतना ही होगा जितना वाष्प में होगा। ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तब है जब दोनों घटकों का क्वथनांक समान हो जाए। अगर दो घटकों का क्वथनांक समान है, आप देखिए इसको, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो कंपोनेंट है, मान लीजिए A है और B है, और A और B दोनों का अगर मैं कह दूं जब ये मिक्स होते हैं तो क्वथनांक अगर इनका समान हो जाएगा तो जितना A ऊपर वाष्प में जाएगा उतना ही B क्या होगा, वाष्प में जाएगा, और जितना A द्रव में होगा उतना ही A का होगा द्रव। क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, क्वथनांक समान हो जाएगा, इस वजह से A भी वाष्पित उसी ताप पे होगा जिस ताप पे B होगा। तो यहां पर संगठन और यहां पर संगठन हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, हमेशा संगठन समान रहेगा। ऐसा मिश्रण कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर? तो वह मिश्रण जिसमें उपस्थित घटकों का संगठन, मिक्सचर इन विच द composition of the component is equal, is same in the liquid and vapor phase is called एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। स्थिर क्वाथी मिश्रण ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम निम्नतर क्वाथी मिश्रण और एक को कहते हैं हम उच्चतर क्वाथी मिश्रण। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एक निम्न क्वाथी मिश्रण है। निम्न क्वाथी का मतलब समझो आप, निम्न क्वाथी का मतलब हो गया जो बॉइलिंग पॉइंट जिसका क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जब विलय और विलायक को मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे A है और A और B को आपस में मिक्स किया, जब मिक्स करेंगे तो इनका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जो दोनों घटक हैं उन दोनों घटकों से कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती है विलय विलायक को मिलाने पर तो उसे कहते हैं निम्नतर क्वाथी मिश्रण। और ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है, बॉइलिंग पॉइंट में कमी कब आती है,
जब कुल वाष्प दाब बढ़ जाएगा, जब पी टोटल ज्यादा हो जाएगा किससे, पीए और पीबी से। तो अपन जानते हैं भाई अगर पी टोटल ज्यादा हो गया तो ये जल्दी से किसके बराबर हो जाएगा, 1 एटीएम। और अगर जल्दी से 1 एटीएम हो गया तो क्वथनांक कम हो गया, क्योंकि क्वथनांक की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है जिसमें वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे हम क्वथनांक कहते हैं उस दाब को। तो अगर पी टोटल ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी से 1 एटीएम के बराबर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कौन से मिश्रण या कौन से विलयन निम्नतर क्वाथी होते हैं, तो आप याद रखिएगा एग्जाम्पल जो राउल्ट के नियम से क्या शो करते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाने का मतलब दे आर लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, निम्नतर क्वाथी मिश्रण होते हैं, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल प्लस वाटर धनात्मक विचलन में पढ़ा था अभी अपन ने, तो ये एक लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ना। और एक और बात ध्यान रखना, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, इस स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम। तो प्रभाजी आसवन से स्टीम डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पृथक नहीं कर सकते, ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं। अगर अपन इसका आसवन करेंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, आसवन का कंसेप्ट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो दोनों एक साथ इवेपोरेट हो जाएंगे, बॉइल्ड हो जाएंगे। इस वजह से इस पर जो है प्रभाजी आसवन नहीं लगा के, प्रभाजी आसवन लगा के हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते इस मिक्सचर को, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, ठीक है, निम्नतर लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दूसरा हाई बॉइलिंग, नाम से पता चल रहा है, देखो हाई बॉइलिंग का मतलब हो गया जब ए और बी को मिलाएंगे अपन, तो जो ए और बी का जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। और क्वथनांक में वृद्धि कब होती है, जब कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से। क्योंकि अगर ये कम हो गया तो इसको अब 1 एटीएम तक लाने के लिए आपको और गर्म करना पड़ेगा। ये मैं क्वथनांक उन्नयन में पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। अगर इसको अपन 1 एटीएम तक लाएंगे तो और ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हो कौन से विलयन है जो उच्चतर क्वाथी मिश्रण होते हैं, जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट नियम से जितने भी विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, उच्चतर क्वाथी मिश्रण होते हैं, जैसे कि HCl प्लस वाटर। एक फिक्स्ड कंपोनेंट पे HCl और वाटर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा और वो होगा हाई बॉइलिंग। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो अब इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो जाएगा। इस पे क्या था, जब ये कंबाइंड होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, जबकि ये जब मिक्स होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा। उसको अपन बोलते हैं उच्चतर क्वाथी मिश्रण, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एंड दीज आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इज इट क्लियर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं ये ध्यान रखना, इनको प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनमें से किस मिश्रण को प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं किया जा सकता, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या फिर हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, या अपन यूं कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताता हूं जो आप ध्यान रखना, कि जैसे आदर्श, अनादर्श और सब विलयनों के बारे में मैंने आपको बताया, फिर भी मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा जो आप कंपटीशन लेवल में वो पूछा हुआ भी है, इसलिए आप ध्यान रखना कि जैसे आदर्श विलयन थे तो डेल्टा एच क्या था, 0। अनादर्श विलयन का डेल्टा एच क्या था, नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और लेस देन, है ना। आदर्श में और अनादर्श में ग्रेटर देन और लेस देन। एक आप ध्यान रखना कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है फॉर आइडियल, नॉन आइडियल, फॉर पॉजिटिव डिविएशन, फॉर नेगेटिव डिविएशन, सबके लिए। डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी चेंज, और अपन जानते हैं अगर दो द्रवों को हम मिलाएंगे तो एंट्रोपी में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो चाहे विलयन आपका क्या हो, आदर्श हो या विलयन कैसा हो, अनादर्श हो, ठीक है, चाहे विलयन आदर्श हो चाहे विलयन अनादर्श हो, दोनों ही विलयनों के लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा 0 से ज्यादा होता है, मतलब विलय विलायक को मिलाने पर एंट्रोपी बढ़ती ही है, चाहे विलयन आदर्श हो, आइडियल हो, चाहे नॉन आइडियल हो। ठीक है, तो ये आप बातें ध्यान रखना। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, द लास्ट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।